हाय हेलो एवरीवन। सो एडीएफ फूड्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर का ये स्टॉक है। लास्ट क्वार्टर में हमने इस बिजनेस को कवर किया था एंड इसके स्टॉक में एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी भी हमने देखी थी, बिकॉज बिजनेस की ग्रोथ काफी अच्छी थी लेकिन इसका पी मल्टीपल काफी लो पे ट्रेड कर रहा था इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो इनके फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आए हैं तो उसको देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही है कंपनी की एंड आगे का क्या आउटलुक लगता है, क्या वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी अभी भी है। सो इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बिजनेस मॉडल अगर हम देखें एडीएफ फूड्स का, तो ये कंपनी वैसे तो 1932 से स्टार्ट हुई थी। ड्राई फ्रूट्स का काम था इनका स्टार्टिंग में। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड कंपनी है। इनका 98-99% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। 55 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूके, जर्मनी, ये तीन इनके मेन कंट्रीज हैं। देन मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी किस चीज की? सो बेसिकली ये फ्रोजन प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। एंड इनके टारगेट कस्टमर जो है वो इंडियन इमिग्रेंट्स है मेनली। एशियन डायस्पोरा को ये टारगेट करती है, बिकॉज अगर आप इनके प्रोडक्ट्स भी देखोगे तो जैसे इनके स्पाइसेस हैं, चटनीज हैं, पिकल्स हैं, प्लस इंडियन जो देसी फूड्स होता है हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, जैसे आपका पालक पनीर है, पनीर बटर मसाला है, पराठे हैं अलग अलग वेराइटीज के। सो ये सारे रेडी टू आइटम, रेडी टू कुक आइटम में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इनको एक्सपोर्ट करती है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट सेगमेंट है कंपनी का। ये तो एक इनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। दूसरा इनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी जैसे कुछ ब्रांड्स है आपके, रेड लेबल है, ताजमहल है, लिप्टन है, नॉर है, इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर ही, ओवरसीज मार्केट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये दो बिजनेस डिवीजन है कंपनी के। नाउ ऑब्वियसली जो मेन इनका रेवेन्यू है, जो मेन जो धंधा है इनका, वो इनका मैन्युफैक्चरिंग वाला है, जो खुद के ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। बिकॉज वहीं से 83-84% के आसपास रेवेन्यू आता है कंपनी का, और बाकी का 16-70% जो रेवेन्यू है वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से आता है। एडीएफ फूड्स का अगर आप पिछले 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो मतलब लास्ट 5 ईयर से पहले का अगर हम इनका डेटा देखें तो वो थोड़ा सा इनका अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा आपको। बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं थी, मार्जिन भी काफी लो थे, आरओई आरओसी के नंबर भी इतने अच्छे नहीं थे। उसका रीजन ये था कि एडीएफ फूड्स बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर फोकस कर रहा था। अराउंड 6-7 मल्टीपल ब्रांड्स थे इनके, जिनको ये एक एक स्केल, एक बड़े लेवल पे स्केल करने का ट्राई कर रहा था, उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करने का ट्राई कर रहा था। एंड ऑब्वियसली जब आप एक साथ इतने सारे ब्रांड्स के ऊपर फोकस करोगे तो उसमें किसी भी एक ब्रांड का सक्सीड हो पाना बड़े लेवल तक वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस वजह से इनके ग्रोथ के नंबर्स, मार्जिन के नंबर्स आपको काफी एवरेज लगेंगे। लेकिन लास्ट 5-6 सालों में कंपनी ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया एंड इन्होंने क्या किया कि एक टाइम पे एक पर्टिकुलर ब्रांड या दो पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अगर आप एडीएफ फूड्स का पिछले 4-5 साल में नंबर्स देखोगे तो अशोका ब्रांड जो है, जिसके ऊपर कंपनी ने फोकस करना स्टार्ट किया पिछले 4-5 साल के अंदर, वो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा है इस कंपनी के लिए पिछले 4-5 साल में। आज के टाइम पे जो अशोका ब्रांड है इस कंपनी का, वो इनमें ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर। उसका 4 साल का, अगर आप 3-4 साल का ग्रोथ का अगर देखोगे तो लगभग 29% से सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्रांड ने ग्रोथ दिखाई है। उसका आरओई का नंबर, आरओसी का नंबर, मार्केट शेयर गेन कांस्टेंट रहा है। तो बेसिकली कंपनी उस वाले ब्रांड के अंदर अपना मसाले वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, देन आपके समोसे वगैरह, रेडी टू ईट आइटम में ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहा है इस कंपनी के लिए। और यही स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही है इस कंपनी के लिए, बिकॉज इनका फिर आरओई का नंबर भी बढ़ा, मार्जिन भी इनके 9-10% से ऑलमोस्ट 20% तक गए हैं, मतलब मार्जिन डबल हो गया। अब आपका मार्जिन डबल होगा तो प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी, आरओई का नंबर बढ़ेगा, आरओसीई का नंबर बढ़ेगा। तो पिछले 4-5 साल काफी अच्छे रहे हैं कंपनी के लिए, और ये हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि इसीलिए ये बिजनेस करंट लेवल पे थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिकॉज आगे का गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने अच्छा दिया था। अब इनका रिजल्ट देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवरऑल। तो ये इनका Q1 FY25 का रिजल्ट है। ये जो आप नंबर देख रहे हो ये स्टैंड अलोन नंबर है कंपनी का। लेकिन अगर हम कंसोलिडेट नंबर्स देखें तो ये इनके कंसोलिडेट नंबर्स है। तो स्टैंड अलोन में आप देखोगे तो ग्रोथ का, रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर फिर भी ठीक ठाक है, लगभग 14-15% की ग्रोथ है। मार्जिन भी ठीक ठाक है। पैट ग्रोथ ऑब्वियसली थोड़ा सा लो है, लेकिन 4-5% के आसपास का ग्रोथ है। बट जब आप कंसोलिडेट नंबर देखोगे एटीएफ फूड का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम हो गया। 8% के आसपास का ग्रोथ आया एडीएफ फूड्स का। हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है
कि ये 20 से 25% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है। मतलब गाइडेंस आपने काफी हाई रखा, लेकिन उसके कंपैरिजन में काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है इनके रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर। अब रेवेन्यू ग्रोथ तो आपका सिर्फ 8% आया है, लेकिन उसमें एक और नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ है कि आपके मार्जिन कम हो गए हैं। तो इनका मार्जिन जो 20% था वो अब कम होकर के 16% पे आ गया है। लास्ट कॉन कॉल में ऑल्दो मैनेजमेंट ने ये बोला था कि 20% का मार्जिन हमारा सस्टेनेबल नहीं है, तो मार्जिन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये एकदम से बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है इनके मार्जिन के अंदर। 20% से सीधे 16% पे आ गया। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगभग 1.5 से 2% से गिर गया ऑन अ वाई बेसिस। तो आपका रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा नहीं रहा, मार्जिन आपका काफी कम हो गया, और प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव हो गया। तो ये देख करके ही हमको समझ आता है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं या कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, जो एक्सपेक्टेशन था हमको, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी ये नंबर्स नहीं रहे हैं। अब क्योंकि ये कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब 55 कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हो, तो डेफिनेटली जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से या फिर कभी भी सप्लाई में आपका कोई इशू आ जाता है, कंटेनर वगैरह का इशू आ जाता है, शिपिंग का इशू आ जाता है, तो इन सारे फैक्टर्स का इंपैक्ट पड़ सकता है ऐसे बिजनेसेस में। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप कोई भी बिजनेस देखोगे उनमें इन तरीके के रिस्क थोड़े से ज्यादा होते हैं। बिकॉज इंडिया मतलब डोमेस्टिकली फोकस अगर कोई बिजनेस है तो वहां पे स्टिल आप थोड़ा सा असेस कर सकते हो कि इंडिया में क्या चल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शन का टाइम था, तो ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहेगा। लेकिन एक्सपोर्ट में जब कोई कंपनी 40-50 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रही हो, वहां से उसका बिजनेस आ रहा हो, तो इन सारी चीजों को असेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड वहां पे कई बार हमको ऐसा ऐसा एक नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिलता है बिजनेसेस से। बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन तो होती है कि कंपनी हायर रेट से ग्रो करेगी, लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये नेगेटिव डिक्लाइन देखने को मिला है हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर। तो ये इनका प्रोसेस फूड का बिजनेस है और ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। देन जैसे हमने डिस्कस किया है कि 83% मेन बिजनेस इनका खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस फूड, और 17% का जो रेवेन्यू आता है इनका, वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से आता है। अब मेन पॉइंट ये है, ये अशोका ब्रांड अगर आप देखो जो हमने डिस्कस किया कि 29% से ये ब्रांड इनका ग्रो हुआ पिछले 4-5 साल के अंदर। एंड इसीलिए हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि इससे एक कॉन्फिडेंस बनता है इस कंपनी के ऊपर कि आपने स्ट्रेटेजी को चेंज किया, जो चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी उसको आपने चेंज किया, और एक अच्छा रिजल्ट आपने दिखाया शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहां से अगर मैनेजमेंट गाइडेंस देता है आगे का, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि मैनेजमेंट ने पास्ट में अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तो हाई चांस है कि मैनेजमेंट आगे भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है उस चीजों को। तो इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में इस चीज के ऊपर बताया था कि आगे चल के इनके 2 ब्रांड्स के ऊपर फोकस रहने वाले हैं। एक तो है इनका ये सोल ब्रांड। अब जो ये सोल ब्रांड है एडीएफ फूड का, ये इंडिया फोकस्ड ब्रांड है, तो इस ब्रांड को कंपनी इंडिया में एक्सपैंड करने को देख रहा है। इसके अंदर ये बेसिकली जो हेल्दी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं और प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन इस प्रोडक्ट के थ्रू ये प्ले करने का टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे इसमें चटनीज वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, पिकल्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, इनको रिटेलिंग करेगी। इसमें ये ऑलिव ऑयल के थ्रू ये सारी चीजें बनाई जाएगी। तो मतलब हेल्थ वाइज प्रमोट करने का फोकस है इनका इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी का टारगेट ये है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर हमको इस वाले ब्रांड से 100 करोड़ का रेवेन्यू करना है। आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला था कि अभी तो हार्डली 10-12 करोड़ का रेवेन्यू आता है। तो मतलब हम स्केल देख सकते हैं कि कितना बड़े लेवल पे ग्रोथ टारगेट कर रहा है मैनेजमेंट। 10-12 करोड़ का रेवेन्यू है, अगले 3-4 साल के अंदर 100 करोड़ का रेवेन्यू मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है। उसके लिए कंपनी कर क्या रही है? सो बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एडीएफ फूड जो है वो 13 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहा है अपने सोल ब्रांड के ऊपर, इस ब्रांड की ब्रांडिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, ताकि एक ये पॉपुलर ब्रांड बने इंडियन मार्केट में। एंड जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं आपके, जैसे डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, जितने भी बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं, प्लस जो आपके जो ऑनलाइन चैनल्स हैं जैसे बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, इन सब पे लिस्टिंग कराने का फोकस है एडीएफ फूड्स का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो इससे क्या होगा, ऑफकोर्स इस ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी। विजिबिलिटी बढ़ेगी तो हाई चांस है कि आपका ऑर्डर इनटेक बढ़ेगा। तो एक तो इनका ये ब्रांड है, दूसरा ट्रूली इंडियन। सो एक तो सोल इंडियन के ऊपर फोकस है, दूसरा ट्रूली इंडियन के ऊपर फोकस है। ट्रूली इंडियन अगेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ब्रांड है। इसमें कंपनी अमेजोन, जंगल जेम्स, ये जितने भी वहां के जो पॉपुलर रिटेल आउटलेट्स हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएगी, और इसको भी स्केल करने का इनका टारगेट है FY25 के अंदर। सो इन 2 ब्रांड्स के ऊपर फोकस कर रहा है एडीएफ फूड्स आज के टाइम पे। पास्ट में इन्होंने अशोका ब्रांड को काफी हाईली
एक बड़ी अचीवमेंट दिलाई, अच्छा खासा सक्सेसफुल ब्रांड रहा उनके लिए, 50% रेवेन्यू वहीं से आता है कंपनी का। तो उसको देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इन दोनों ब्रांड्स पे भी अच्छी एग्जीक्यूशन रख सकता है फ्यूचर में। लेकिन अब पॉइंट क्या हो जाता है कि आपने गाइडेंस तो अच्छा दिया, लेकिन अभी का जो परफॉर्मेंस है हम तो उस पर बात करेंगे। तो अभी जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो डेफिनेटली बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे अब एक चीज हमको ये देखना है कि मैनेजमेंट ने आगे का गाइडेंस क्या दिया है। तो ये अगर आप इनका स्लाइड देखोगे, सो ये इनका अगले 3 साल का आउटलुक है। एडीएफ फूड आज के टाइम पे क्या कर रहा है, डी बॉटल नेकिंग कर रहा है, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे इस कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो कंपनी का कहना है कि इन सारी चीजों से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नई कैपेसिटी ऐड होगी, तो उससे अगले 3 साल के अंदर हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारा टॉप लाइन है, वो 900 से 1000 करोड़ के आसपास हो जाएगा, जो कि FY24 में 500 करोड़ के आसपास था। तो मोटा मोटा आप अगर ये समझो कि अगले 3 साल के अंदर ये कंपनी अपने रेवेन्यू को डबल करने को देख रही है। मतलब 20 से 25% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है अगले 3 साल के लिए। तो गाइडेंस काफी अच्छा है इस कंपनी का, यही हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। और इस ग्रोथ को मेजरली ड्राइव कौन करेगा? देखो, अशोका ब्रांड तो कर ही रहा है, 20-25% से वो ब्रांड लगातार ग्रो कर रहा है इनका। लेकिन उसके साथ में सोल और ट्रूली इंडियन, ये 2 ब्रांड के ऊपर फोकस है कंपनी का। तो इन 3 ब्रांड से मेजरली इस ग्रोथ को अचीव करने का टारगेट है एडीएफ फूड्स का अगले 3 साल के अंदर। तो गाइडेंस तो देख करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। कहा 9-10% के मार्जिन होते थे, आज के टाइम पे 15-16% पे मार्जिन है। इस क्वार्टर में तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हुआ है, लेकिन स्टिल अच्छे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। आरओई का नंबर अभी भी इस कंपनी का 20% से ज्यादा है। सेल्स ग्रोथ का नंबर इंप्रूव हुआ है। तो ये सब देख के गाइडेंस अच्छा लगता है, एंड आगे का आउटलुक भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है इस कंपनी का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट, जब हम किसी भी बिजनेस की री रेटिंग की बात करते हैं, किसी भी स्टॉक का री रेटिंग का बात करते हैं, जैसे हमने नुवामा का देखा कि नुवामा का स्टॉक कितने अच्छे से री रेट हुआ, अभी भी वो अपॉर्चुनिटी चल रही है री रेटिंग वाली। आप पॉलीकैब को देख सकते हो, उसका स्टॉक भी बहुत अच्छे से री रेट हुआ। मिस्टर पैक्टर फूड जो है, इसी एफएमसीजी सेक्टर से एक छोटा प्लेयर था, 20-25 का पी मल्टीपल, आज उसका पी जो है वो ऑलमोस्ट 55-60 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी री रेटिंग जो इन स्टॉक्स की हुई है, वो इनके गाइडेंस के बेसिस पे नहीं हुई है, इनकी एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हुई है। तो इस कंपनी ने भी जो ये गाइडेंस दिया, ये गाइडेंस तो अच्छा दिया है, अगले 3 साल का गाइडेंस दिया है, लेकिन इसको वो री रेटिंग तभी मिलेगा, वो पी मल्टीपल 50 का, 60 का, 70 का तभी मिलेगा, जब ये कंपनी लगातार इसको एग्जीक्यूट करेगी, जो इन्होंने पास्ट में किया है ऑल दो। तो अब हमको वेट करना है इनके कॉन कॉल का कि इस क्वार्टर में ये जो अंडर परफॉर्मेंस आई है, इसका मेन रीजन क्या है। क्या कोई बहुत बड़ा हेडविंड है कंपनी के लिए, और आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह सकती है? बिकॉज अगर वैसा कुछ है, तब तो फिर री रेटिंग तो भूल जाओ, मतलब फिर डी रेटिंग का चांस है स्टॉक का, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट बनेगा नहीं। तो कॉन कॉल का भी देखते हैं मैनेजमेंट आगे का क्या आउटलुक देखता है, लेकिन करंट लेवल पे स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है। बट यस, बिजनेस को ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज स्कोप तो है और पास्ट का एग्जीक्यूशन भी अच्छा है। सो अगर इनके इनके आने वाले क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन के नंबर और इंप्रूव होते हैं, ग्रोथ के नंबर वहां पे आते हैं जहां पे मैनेजमेंट गाइड कर रहा है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो स्टॉक है वो अगेन एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो तब तक तो ट्रैक करना कंटिन्यू रखेंगे। सो इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ट्रैकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप किसी भी बिजनेस की बात करो, बिजनेस का आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, उसका बिजनेस मॉडल समझ लिया, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ट्रैक नहीं करोगे तो अपना एलोकेशन कैसे चेंज करोगे, या फिर अपनी पोजीशन कैसे चेंज करोगे उस स्टॉक के अंदर? सो ट्रैकिंग का सारा गेम है ये। इसका कौन कौन एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे आएगा क्या आउटलुक लगता है। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।